अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बाबा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 6 राइट नाउ एंड आवर टॉपिक इज द यूनिट वेक्टर। भाई, लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स या काइंड्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किए थे। उसके साथ कनेक्टेड कैलकुलेशन बेस्ड कुछ टाइप्स रहते थे, तो हम उनके ऊपर आज बहस करेंगे। तो चलें, टाइम को ज्यादा कंज्यूम नहीं करते मेरे बच्चे, हमें एक टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस करना है जिसका नाम यूनिट वेक्टर लिखा पड़ा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डेफिनेशन लिखी पड़ी है, अ टाइप ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी यानी कि 1। एक ऐसा टाइप ऑफ वेक्टर मेरे बच्चे जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, यूनिटी के बराबर हो, तो उस टाइप ऑफ वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि अगर ये इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है मेरे बच्चे? इसका काम ये होता है कि इट गिव्स डायरेक्शन टू ओरिजिनल वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर को डायरेक्शन देगा। अगर ओरिजिनल वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट है तो ईस्ट जो उसको डायरेक्शन होगा वो कौन देगा? उसका यूनिट वेक्टर देगा। ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद तीसरी पॉइंट लिखिए कि यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा कैसे? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी एक वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा मेरे बच्चे? उसी ही वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वेक्टर है व्हिच इज नेम्ड एज वेक्टर ए, और इसका जब हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जब अगर हम ए का यूनिट वेक्टर बनाना चाहें तो उसको जाहिर करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, और उसके ऊपर हम हेट या कैप की साइन दे देते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। वेक्टर कौन सा था मेरे बच्चे? वेक्टर ए। और इस वेक्टर ए को किसके साथ डिवाइड कर देंगे? उसी के ही मैग्नीट्यूड के साथ। इसी तरीके के साथ अगर मुझे बी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे? बी डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर मुझे सी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो सी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो जब भी हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक वेक्टर का उसी के ही मैग्नीट्यूड के साथ उसको क्या कर देंगे मेरे बच्चे? डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाई थी। मिसाल के तौर पर अगर ये एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो फाइंड करने का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई का कोएफिशिएंट एक्स है तो एक्स को स्क्वायर करेंगे, जे का कोएफिशिएंट वाई है तो वाई को स्क्वायर करेंगे, के का कोएफिशिएंट जेड है तो हमने जेड को स्क्वायर कर दिया। तो जब भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन आएगी तो मैग्नीट्यूड इस तरीके के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आगे मैंने एक पॉइंट लिखी है मेरे बच्चे की यूनिट वेक्टर पर द सेम डायरेक्शन इज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। मैंने ऊपर भी यही बात कही कि जो ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन है वही उस यूनिट वेक्टर का ही डायरेक्शन होगा, मतलब सेम डायरेक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिट वेक्टर मस्ट बी अलोंग द सेम प्लेन एज दैट ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन तो सेम होगा ही होगा, लेकिन जिस प्लेन में वेक्टर बना पड़ा है यूनिट वेक्टर भी उसी सेम प्लेन में ही बनेगा। अगर वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में है तो यूनिट वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में होगा। अगर वेक्टर वाई जेड प्लेन में है तो यूनिट वेक्टर भी वाई जेड प्लेन में होगा। तो आई होप कि आपको ये थ्योरेटिकल पॉइंट ध्यान में आ गई होंगी रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर्स। मेरे बच्चे, जब भी हम यूनिट वेक्टर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये तीन एक्सिस ध्यान में रखने होते हैं। कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होगा जिसका यूनिट वेक्टर क्या होगा मेरे बच्चे? आई। और उसके बाद ये हमारे पास जो ऊपर वर्टिकल वाली लाइन है, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है और इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? जे। इसके ऊपर हम हेड या कैप की निशानी दे देंगे, और ये जो बीच से लाइन क्रॉस हो रही है ये क्या होता है? ये होता है जेड, और इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा होता है मेरे बच्चे? के। तो ये जो आई जे और के मैंने बताया आपको, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स मेरे बच्चे। इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों को रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। पहली बात ये। उसके बाद ये याद रखिएगा कि आई जे एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो तीनों है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कौन सी एंगल बनाते हैं मेरे बच्चे? 90 डिग्री की एंगल बनाते हैं, 5/2 रेडियंस की। तो आई जे के को यूनिट वेक्टर कहा गया, और आई जे के एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मिसाल के तौर पर मुझे आई यूनिट वेक्टर चाहिए, वो किसके बराबर होगा? जे यूनिट वेक्टर चाहिए, किसके बराबर होगा? के यूनिट वेक्टर चाहिए, किसके बराबर होगा? तरीका समझाता हूं कैसे। देखिए, जो आई यूनिट वेक्टर है वो कौन से एक्सिस पर बनेगा मेरे बच्चे? एक्स एक्सिस के अलोंग।
तो मैं कहूंगा कि एक वेक्टर है x, उसको ही उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। जे यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो किसके अलाउंग होता है मेरे बच्चे, y के अलाउंग, तो y को y के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर k है तो k में क्या करेंगे मेरे बच्चे, z एक वेक्टर होगा, उसको उसी ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमें i चाहिए तो वो बराबर होता है x डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अगर j चाहिए तो y डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अगर k चाहिए तो z डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो i j k का कॉन्सेप्ट ये होता है, जिसको हम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, और अगर हम यूनिट वेक्टर्स के एक्सप्लेनेशन पर आए तो आई जे की क्या एक्सप्लेनेशन या क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद मेरे बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर मैं आपको कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के क्या होगा, बड़ा सिंपल सा मेथड है। आप कहेंगे सर अभी आपने हमें बताया कि जो आई है वो यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे बच्चे, 1 के बराबर। जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर। के का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं आपको कैलकुलेशन दे दूं मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस आई, कैलकुलेशन दे दूं मैग्नीट्यूड ऑफ जे प्लस जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के प्लस के, तो इन तीनों को सॉल्व करना है मेरे बच्चे। बड़ा सिंपल सा मेथड बता देता हूं। आई प्लस आई करेंगे, क्या जवाब आएगा, 2i इसका मैग्नीट्यूड, जे प्लस जे क्या हो जाएगा, 2j इसका मैग्नीट्यूड, k प्लस के क्या हो जाएगा, 2k इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ i किसके बराबर होता है, 1 के, तो उस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जवाब आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ j किसके बराबर है, 1 के, उस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ k किसके बराबर है, 1 के, उस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का जवाब आ जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस आई 2 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ j प्लस जे 2 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ k प्लस के भी 2 होता है। जबकि इंडिविजुअल इनके मैग्नीट्यूड किनके बराबर होते हैं मेरे बच्चे, 1 के बराबर होते हैं। तो मैं अब इसको अरेंज करूंगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लें, तो हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आते हैं। जी मेरे बच्चे, तो होप सो के स्क्रीन इज विजिबल टू यू। जी, ये एक सामने एमसीक्यू लिखा पड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे। प्रीवियस बोर्ड में पढ़ाया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस आई, जे प्लस जे और के प्लस के। अब क्वेश्चंस को चेंज कर दिया, हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ऑप्शंस लिखे पड़े हैं 2, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 0। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्या इसका आंसर मिलेगा मेरे बच्चे। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि I और J के दरमियान में एंगल क्या है, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन I एंड J। तो अभी मैंने आपको बताया कि I और J के दरमियान में एंगल क्या बनेगी मेरे बच्चे, 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। तो अब बड़ा सिंपल सा हो गया, वो सिंपल सा ये हो गया कि जब दो वेक्टर्स 90 की एंगल पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर। कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने समझाया था। तो इस i वाले कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर देंगे, i का कोएफिशिएंट क्या है, 1 के बराबर मेरे बच्चे, तो 1 को स्क्वायर कर दिया। j का कोएफिशिएंट नहीं है तो वो भी 1 के बराबर है, तो उस 1 को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी देयर। मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस j किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ j प्लस k क्या है, तब भी सेम मेथड है। सर आपने बताया कि एंगल 90 है ना j और k के बीच में, तो तब भी जवाब क्या बनेगा मेरे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 देयर। और अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस k सॉल्व करना है तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कंक्लूजन ये निकला इन एमसीक्यू से मेरे बच्चे कि मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस j बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ j प्लस k बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस k, और इन तीनों का जो आंसर आएगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 या अंडर इक्वल 2 मेरे बच्चे। उसके बाद एक और एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं इस मैग्नीट्यूड के बेसिस पर। मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस 2j इज, ऑप्शन ए कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऑप्शन बी कर देते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऑप्शन सी कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऑप्शन डी कर देते हैं 1। मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस 2j, फिर भी वही कॉन्सेप्ट है, i और j के दरमियान में एंगल क्या बनेगी मेरे बच्चे, 90। तो 90 अगर बनेगी तो 90 का रिजल्टेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, अंडर इक्वल i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 है तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे, j का कोएफिशिएंट क्या है मेरे बच्चे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे व्हिच इज 4 देयर,
तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ। 1 + 4 क्या जवाब आया मेरे बच्चे 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ I + 2j इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। प्रीवियस क्लास में भी ये चीज मैंने समझाई थी कि जब भी आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड इस तरीके के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आऊंगा मैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें कहा गया कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है बेटे, यूनिट वेक्टर पैरेलल। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल हो, और किसके पैरेलल हो मेरे बच्चे, पैरेलल तो 3i + 4j। ये हमें एक वेक्टर गिवन है, हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल हो। मैंने प्रीवियस बोर्ड पर थ्योरेटिकल एक पॉइंट दिखवाई कि यूनिट वेक्टर हमेशा ओरिजिनल वेक्टर के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब सिंपल है कि हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है, बस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमें सिर्फ इसका यूनिट वेक्टर ही चाहिए मेरे बच्चे। तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहें किसका, 3i + 4j का, तो मैंने आपको मेथड बता दिया। सपोज करें कि ये वेक्टर a है जो किसके बराबर है मेरे बच्चे, 3i + 4j। तो अगर मुझे a का यूनिट वेक्टर चाहिए तो a और उसके ऊपर हम हेट या कैप की निशानी दे देंगे, तो वो होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो गिवन है 3i + 4j, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा जो किसके बराबर हो जाएगा, √x² + y²। x में 3 है और y में 4 है मेरे बच्चे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का रेडिकल क्या आया 5 देयर। तो मैं कहूंगा कि ये जो इसका यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर था कौन सा मेरे बच्चे, 3i + 4j डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो मैं इसको अब अलग दे दूंगा, ये 5 अलग अलग डिवाइड करेगा तो 3/5i + 4/5j। तो ये जो वर्ड पैरेलल इस्तेमाल किया गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पैरेलल शायद कुछ और आइडिया हो। पैरेलल का मतलब है कि आपने वही यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है जो गिवन वेक्टर में दिया हुआ हो इन बेसिस के ऊपर। तो चलें इसको नोट कर लें। तो मैं अब इसको अरेंज करूंगा मेरे बच्चे। जी मेरे बच्चे, क्वेश्चन सामने लिखा पड़ा है एमसीक्यूज के फॉर्म में। कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग I - 2j। मैंने प्रीवियस बोर्ड पर समझाया फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल। तो अब यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है मेरे बच्चे, पैरेलल की जगह पर अलोंग। इवन के कॉन्सेप्ट वही है कि हमें इसका यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है। तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे अलोंग I - 2j। तो सेम आइडिया है मेरे बच्चे। सपोज कर लें कि ये वेक्टर a है व्हिच इज I - 2j। इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले मेरे बच्चे। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज i का कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा। j का कोएफिशिएंट -2 है तो माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1 + 4 क्या होगा मेरे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जो वेक्टर है वो क्या गिवन है मेरे बच्चे, I - 2j, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। या तो साथ में दे दें या तो सेपरेट भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा बना इसका आंसर। तो लॉजिक ये दो वर्ड्स का था, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग और फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल। तो अलोंग कहे या पैरेलल कहे, इसका क्या मतलब है कि आपसे क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर ही पूछ रहा है। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये उसका फार्मूला है, ये उसकी कैलकुलेशन है। मजीद हम दूसरी जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर जाएंगे। दूसरे के कौन से इसके एमसीक्यूज गिवन है मेरे बच्चे, मिसाल के तौर पर हमें ये एक एमसीक्यू गिवन है, कहा गया कि सपोज करें कि एक वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड है, जिसकी वैल्यू है 6i - 8j, और एक वेक्टर b है मेरे बच्चे वो है 3i + 4j। ये हमें दो वेक्टर दिए गए, ठीक है। और हमें कहा गया कि फाइंड अ वेक्टर, हमें एक वेक्टर फाइंड करना है मेरे बच्चे, फाइंड अ वेक्टर, और उस वेक्टर का नाम क्या है, लेट्स सपोज वेक्टर का नाम है s। वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर का नाम है s। फाइंड द वेक्टर s whose magnitude is equal to, उस s का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, whose magnitude is equal to, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है मेरे बच्चे, whose magnitude is equal to a। मतलब जो a का मैग्नीट्यूड है वही s का मैग्नीट्यूड है, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम, उसका जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ b, इज सेम एज दैट ऑफ b। तो मेरे बच्चे ये है हमारे पास क्वेश्चन। अभी इस स्टेटमेंट को मैं सॉल्व करना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया मिले कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मेरे बच्चे अभी सामने वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ये दो वेक्टर्स हैं a और b, ठीक है। हमें एक वेक्टर चाहिए जिसका नाम है s,
ठीक है मेरे बच्चे, ये एस वेक्टर चाहिए। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैं कहूंगा कि जो एस का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। स्टेप वाइज देखते जाइएगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो सेम है एज दैट ऑफ बी। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर को डायरेक्शन देगा वो उसका यूनिट वेक्टर कहलवाएगा। तो मैं कहूंगा कि एस जो है उसका डायरेक्शन वही है जो बी के यूनिट वेक्टर का है। यहाँ पर यही बात कर रहे हैं ना, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ बी। तो बी को डायरेक्शन कौन देगा, बी का यूनिट वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर बी का यूनिट वेक्टर लिख लिया। तो ये सामने कंडीशन गिवन है जिसके बेसिस पर हमने आइडिया सॉल्व करना है। हमें एस वेक्टर चाहिए, ये बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर बी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस बी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला बन गया। अब स्टेप वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, देन सॉल्व करेंगे। ऊपर मेरे बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ ए में निकाल लेता हूं। अच्छा तरीका आपको बताया, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 6 और 8 का मैग्नीट्यूड क्या निकलता है, मैंने प्रीवियस बोर्ड पर समझाया था, बल्कि प्रीवियस क्लास में 10 निकलता है। करके देख ले, ये 6 है, ये -8 है, 6 का स्क्वायर 36 होगा और -8 का 64, 60 36 64 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। इसी तरीके के साथ बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा मेरे बच्चे ये 3i + 4j। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 बिकम 25 और 25 का मैग्नीट्यूड 5 देयर। तो रखें वैल्यूज मेरे बच्चे, एस वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकाला आपने 10, तो यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा, मल्टीप्लाई विद वेक्टर बी। अब वेक्टर बी जो ऊपर गिवन है वो मैं सेम लिखूंगा 3i + 4j डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना निकला था, वो निकला था 5। इस 5 की टेबल पढ़े, 10 पर हाउ मेनी टाइम्स जाएगी मेरे बच्चे, इस पर जाएगी 2 टाइम्स। तो एस यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6i, और इसी 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8j। तो मेरे बच्चे जो न्यू वेक्टर मिला वो क्या मिला, 6i + 8j। ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a के। देख ले 6 और 8, यहाँ पर भी 6 और 8 है तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। सर डायरेक्शन कैसे सेम आएगा, यहाँ पर मैंने कहा ना कि उस डायरेक्शन में सेम एज दैट ऑफ बी। तो बी में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो एस में भी x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो न्यू वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड a के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन वही बनेगा जो किसका बना मेरे बच्चे, वेक्टर b का गिवन बना। तो अगर ऐसे कोई भी एमसीक्यूज आ जाए रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन पर तो इनको सॉल्व करने का मेथड काइंडली देख लें कि किस तरीके के साथ ये सॉल्व हो रहे हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, हम मजीद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जी मेरे बच्चे, सामने एक एमसीक्यूज लिखा पड़ा है। एमसीक्यूज क्या लिखा पड़ा है, एमसीक्यूज लिखा पड़ा है कि if a + b इज अ यूनिट वेक्टर। हमें सपोज करना है कि जो a और b है वो एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा यूनिट वेक्टर है और वो जो यूनिट वेक्टर है मेरे बच्चे वो किसके अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग। अच्छा एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, i j k i होता है। तो मैं कहूंगा कि जो a + b है, जो a + b है वो किसके अलाउंग है मेरे बच्चे, एक्स एक्सिस मतलब i के अलाउंग। समझ रहे मेरी बात। अगर यही कहेगा अलाउंग y एक्सिस तो मैं यहाँ पर j करूंगा, और यही करेगा अलाउंग z एक्सिस तो मैंने यहाँ पर k कर देना है। देन कह रहा है कि एंड a इज इक्वल टू दिस वन, a इसके बराबर है, तो मैं a की जगह पर ये वैल्यू प्लेस करूंगा कौन सी, i - j + k प्लस b हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, ये बराबर हो जाएगा i के। तो मैंने एक इक्वेशन बना दी यहाँ पर। अच्छा ये देख लें, ये प्लस का i उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं i को गेट कैंसिल कर देता हूँ। ये माइनस का j उस साइड चला जाए, ये प्लस का k उस साइड चला जाए। तो मेरे बच्चे ये जो वेक्टर b है ये बराबर हो जाएगा, माइनस का j उस साइड चला गया तो प्लस का j, और ये प्लस का k उस साइड चला गया तो माइनस का k दिया। तो हमें b वेक्टर मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहता है कि a + b एक यूनिट वेक्टर है जो अलोंग x एक्सिस है, तो मैं i की तरफ दे दूंगा, और ये वेक्टर a गिवन है, देन b विल बी। इस तरीके के साथ अगर मेरे बच्चे b का मैग्नीट्यूड पूछे तो अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट निकालना है। ये 1 है, इसका -1 है तो वो भी +1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे 1 + 1 यानी कि √2। तो ऐसे आप वो वेक्टर भी निकाल सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये सारा पैटर्न आपके सामने लिखा पड़ा है मेरे बच्चे। इसी तरीके के साथ हम एक और एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। यूनिट वेक्टर के बेसिस पर हमें कहा गया कि एक वेक्टर ए है जो किसके बराबर है, जो बराबर है 3i + 4j। उसके बाद वेक्टर बी है जो किसके बराबर है मेरे बच्चे, i + 2j
देन हमें क्या कहा गया, देन फाइंड यूनिट वेक्टर, हमें कहा गया कि यूनिट वेक्टर ढूंढें, कहां से, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, हमें बेटा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसके अलोंग, a माइनस टू बी, इसके अलावा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसके, a माइनस टू बी। तो सबसे पहले a माइनस टू बी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो a माइनस टू बी सॉल्व करें मेरे बच्चे पहले तो ये रहा a माइनस टू बी। कैसे सॉल्व करना है, स्टेप चेक करते जाएं और नोट करते जाएं। ये a है तो पहले मैं a की वैल्यू लिखूंगा, कौन सी मिली हुई है ऊपर वेक्टर में, 3i प्लस 4j। उसके बाद क्या लिखा पड़ा है मेरे बच्चे, माइनस टू, तो मैं माइनस टू दे दूंगा। ये b वेक्टर है तो b की जगह पर वैल्यू प्लेस करेंगे वेक्टर की, कौन सी मेरे बच्चे, i प्लस 2j। तो 3i प्लस 4j, ये माइनस टू आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू आई, माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4j, ये प्लस 4j माइनस 4j गेट कैंसिल आउट, और ये 3i से 2i माइनस कर दे तो क्या बचेगा मेरे बच्चे, 1i। तो खाली मैं इसको i लिख सकता हूं। तो a माइनस टू बी का जो वेक्टर हमें मिला वो जस्ट एक ही मिला, विच इज i। अब इसका मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे क्या, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर था a माइनस टू बी डिवाइड बाय इसी के मैग्नीट्यूड के साथ, a माइनस टू बी के मैग्नीट्यूड के साथ। a माइनस टू बी का जवाब क्या आया था, i, और i का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के। तो i अपान 1 का क्या जवाब आया मेरे बच्चे, i के बराबर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले हमने वो टर्म सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पर ये a माइनस टू बी है, अगर यही कहता a प्लस बी तो पहले a प्लस बी करना है, उसके बाद ही उसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये ऐसे एमसीक्यू समझ में आ रहे होंगे। एक लास्ट एमसीक्यू करेंगे यूनिट वेक्टर का, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पर आएंगे, इसको आप नोट करें। जी मेरे बच्चे, एक आखिरी एमसीक्यू पर आना आएंगे यूनिट वेक्टर में। मैं ज्यादातर चीजें डिस्कस कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाती होंगी अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं सही तरीके के साथ। अच्छा, एक एक चीज मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, देखें आप मुख्तलिफ चैनल्स विजिट करते होंगे यूट्यूब पर, फिजिक्स के साथ रिलेटेड, केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड, बायो के साथ रिलेटेड। आपको ये लगता होगा कि मतलब हमने एक वीडियो देख ली, उसकी हमने सारी चीजें समझ ली तो बस ये चीज यहीं पर फाइनल हो गई। नहीं, ऐसे आपने नहीं करना मेरे बच्चे, आपने हर पॉइंट, हर चीज एक स्टेप वाइज नोट करनी होती है। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो बिकम अ डॉक्टर, और डॉक्टर की सीट आकर आपके हाथ में ऐसे मिलेगी आपको, तो ये गलत है। ऐसे नहीं होगा मेरे बच्चे। सामने रोटी पड़ी होती ना तो वो खुद खानी पड़ती है, ऐसे मुंह में नहीं चली जाती। तो थोड़ा सा रियलाइज करें चीजों को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं इन लेक्चर्स को देखने का या मुझे इन लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का। तो खुद को रियलाइज करवाएं कि भाई हमने मेहनत करनी है, और मेहनत जो है ना वो ऐसे नहीं करनी, मेहनत ऐसे करनी है कि पूरी दुनिया देखे हमें। खैर ये मोटिवेशन वाली बातें फिर जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे। हम यूनिट वेक्टर के टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, एक एमसीक्यू ले लेता है यूनिट वेक्टर के बेसिस पर। वो एमसीक्यू मेरे बच्चे ये है कि हमें कहा गया कि सपोज ए एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और वो वेक्टर है मेरे बच्चे 3i माइनस 4j प्लस बी इंटू के का कोएफिशिएंट b है, इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो सारे का सारा है वो क्या है मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर है। देन b इज इक्वल टू, तो ढूंढ के बताएं कि b क्या होगा। मतलब एक पूरा वेक्टर गिवन है, कौन सा, 3i माइनस 4j प्लस b के, ये पूरे का पूरा वेक्टर है, और ये वेक्टर कौन सा है मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इस b की वैल्यू चाहिए कि ये b क्या होगा। तो चलें, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जब भी कोई यूनिट वेक्टर होगा तो उस यूनिट वेक्टर का जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अगर ये पूरे का पूरा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट -4 है तो -4 का भी स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे। उसके बाद के का कोएफिशिएंट है b, तो b का स्क्वायर करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड किसके बराबर करेंगे, 1 के। क्यों 1 के बराबर करेंगे, क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू 1 बेटा, वो 1 के बराबर होता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का हुआ 16, सॉरी 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 कितना हुआ, 25 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, मुझे बी की वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर में खत्म हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर, उस साइड 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 25 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 25 मेरे बच्चे, b का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 24, और अगर हम स्क्वायर खत्म कर लें तो स्क्वायर रूट, तो b का मैग्नीट्यूड कितना आया, या वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 24। सर क्या मजीद सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, बस हमें उस डिजिट की वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर कहीं पर भी ऐसे एमसीक्यूज आ जाए जिसमें आपको कहा जाए कि एक यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर में कोई भी एक कांस्टेंट डिजिट है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो तरीका ये है कि उस पूरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो तरीका आपके सामने लिखा पड़ा है। यहीं पे अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे और b को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, आखिर में उसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दिया गया। तो काइंडली ये चीजें फोकस ऑन करनी है हमने। इसका स्क्वायर रूट कैसे खत्म हुआ, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स। तो इस तरीके के साथ हम यूनिट वेक्टर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं वो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको यूनिट वेक्टर के एमसीक्यू और उसका टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर के बाद मैं इसको इरेज करूंगा, जल्दी से नोट कर लें। यूनिट वेक्टर के बाद एक टाइप ऑफ वेक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वो भी मैंने इसी क्लास में डिस्कस करना है, क्योंकि इन दो वेक्टर्स पर ज्यादातर कैलकुलेशन आती है। एक आती है यूनिट वेक्टर पर और दूसरी किस पर आती है मेरे बच्चे, पोजीशन वेक्टर के ऊपर। तो हमें वेक्टर डिसाइड करना है या वेक्टर डिस्कस करना है मेरे बच्चे। That vector is named as a position vector. Position vector is represented by R having a sign of arrow over it. उसके ऊपर हम एरो की साइन दे देते हैं। लेट मी चेक जी, ये आपके लिए विजिबल है मेरे बच्चे स्क्रीन, पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर क्या कहा गया, डेफिनेशन कही गई, पोजीशन वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। भाई पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर का टाइप है मेरे बच्चे। पोजीशन वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर दैट लोकेट्स, जो क्या लोकेट करेगा मेरे बच्चे, दैट लोकेट्स द पोजीशंस, दैट लोकेट द पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स की पोजीशन बताएगा, या पॉइंट्स को हटाकर मैं वेक्टर कह सकता हूं कहां पर मेरे बच्चे, इन स्पेस। स्पेस का मतलब वो आसमान वाला स्पेस नहीं, बल्कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स वाला स्पेस। तो इस स्पेस में किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए एक टाइप ऑफ वेक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। मिसाल के तौर पर हमने वो 3 लाइंस बना दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। यहाँ पर मैं कोई भी एक पॉइंट बना देता हूं, मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट P है, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे बच्चे, जितने एक्सिस में ये बना पड़ा है, ये 3 एक्सिस में है, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। वो 3 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, वो 3 कोऑर्डिनेट्स ये हैं, एक्स वाई जेड। तो हम एक वेक्टर बनाएंगे जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पॉइंट P पर खत्म होगा। जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा उस वेक्टर को हम कहते हैं R, यानी कि पोजीशन वेक्टर। वो बता रहा है कि यहाँ पर x i, x में कितने यूनिट्स है x, तो मैं इसको लिखूंगा x i। उसके बाद y में कितने मेरे बच्चे y, तो उसको लिखेंगे y j, और z में कितने हैं z, तो इसको हम लिखेंगे z k। टिल अप टू लास्ट अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट करेंगे इस x का स्क्वायर, उसके बाद y का स्क्वायर एंड नेक्स्ट मेरे बच्चे z का स्क्वायर। तो ये चीज आपने लाजमी फोकस ऑन करनी है कि वेक्टर कैसे बनाया जाता है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सर क्या इस ओरिजिन का कोई काम नहीं है, इस ओरिजिन का भी बड़ा काम है, लेकिन ओरिजिन के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं मेरे बच्चे, 0 0 0। तो फॉर दैट रीजन वो चीज मैंने जो है वो हटा दी यहाँ से। तो वेक्टर जहां पर खत्म हुआ है मैंने उन पॉइंट्स को लिया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वाली क्या थी, स्टार्टिंग वाली पॉइंट सारी की सारी 0 थी। दैट इज द रीजन है। अच्छा, उसके बाद जो पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं पोजीशन वेक्टर के, कौन से, ये एक्स वाई जेड वाले, उनको एक अलग नाम दिया जाता है, द कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। वे पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं मेरे बच्चे, उनको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। उनको क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, उनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। The components of position vector are called what? Are called coordinates. ये वाहिद वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स को एक अलग नाम दिया गया। कौन सा, कोऑर्डिनेट्स। अलग नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एक्स वाई जेड के टर्म्स में आता है, दैट इज द रीजन। इसका रीजन ये है। अच्छा, इस पर कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी आती है मेरे बच्चे। मिसाल के तौर पर आपको कहेगा कि एक वेक्टर ए जिसकी पॉइंट्स है 3, 4, 2, हमें क्या फाइंड करना है, इसका एक तो पोजीशन वेक्टर बनाना है पॉइंट ए का, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद उस पोजीशन वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं,
ये जो 3 है ये किसके अलाउंग है, एक्स एक्सिस के, तो मैं आई दे दूंगा। ये 4 किसके अलाउंग है, वाई एक्सिस के, तो मैं जे दे दूंगा। ये 2 किसके अलाउंग है, जेड, तो मैं इसको के कह दूंगा। तो अगर मैंने आर ए वेक्टर बनाना है मेरे बच्चे, तो वो आई में कितने यूनिट बनाऊंगा मैं, 3, तो 3 आई। उसके बाद जे में कितने हैं, 4, तो मैं इसको 4 जे कर दूंगा। और के में कितने हैं, 2, तो मैं इसके 2 के कर दूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैंने एक वेक्टर बना दिया। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, कैसे निकालें, फार्मूला मैंने बता दिया। अंडर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, और के जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का 16 और 2 का 4, 16 और 4 ऐड जमा करेंगे तो 20 आएगा, 20 और 9 29, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये इसका आंसर मिला हमें। तो इसी तरीके के साथ हम वेक्टर बी बनाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड बना सकते हैं। कभी कभार पोजीशन वेक्टर में कुछ 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, उनकी जो है ना वो पोजीशन वेक्टर बनाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कहा गया कि एक पार्टिकल है जो एक पोजीशन से चेंज होकर दूसरी पोजीशन पर चला गया। जब ये पहले पोजीशन पर था R1 वाली पोजीशन पर, तो इसकी पोजीशन में वैल्यूज थी 2, 3, ठीक है। और जब ये दूसरी पॉइंट पर गया तो इसकी पोजीशन हो गई 4, 6। तो सबसे पहले हमें इसका डेल्टा आर बना के देंगे, इसकी पोजीशन क्या चेंज हुई है मेरे बच्चे। इसका जब डेल्टा आर बनेगा मतलब पोजीशन चेंज, तो वो हमेशा होता है R2 माइनस R1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब आज वाले क्लास में या प्रीवियस क्लास में मैंने सब्ट्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन करवाए थे आपको, माइनस करने का। तो x वाले x के साथ माइनस करेंगे, y वाले y के साथ, और z वाले z के साथ। R2 में यहाँ पर x में क्या है 4, यहाँ पर R1 में क्या है 2, तो 4 माइनस 2 करेंगे, क्या जवाब आएगा, बिकम्स 2, लेकिन I में क्योंकि माइनस करना है। उसके बाद ये 6 है, ये 6 है, तो 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये बन गया प्लस 3j। तो हमें जो डेल्टा आर मिला वो क्या मिला, 2i प्लस 3j। कैसे किया, फाइनल माइनस इनिशियल। ये 4 एक्स एक्सिस में है, ये 2 एक्स एक्सिस में, तो 4 से 2 को हमने माइनस कर दिया तो 2 आए। उसके बाद y में 6 है और y में 3 है, तो 6 से हमने 3 माइनस किया तो 3 जवाब आ गया। तो 2i प्लस 3j वुड बी द आंसर। इनके आप वेक्टर्स भी बना सकते हैं। अगर मैं R1 वेक्टर बनाना चाहूं मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j, और अगर मैं R2 वेक्टर बनाना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4i प्लस 6j। अब भी हम इनको माइनस कर सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे ये टाइप का वेक्टर होता है जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या क्या चीजें होती है पोजीशन वेक्टर के अंदर, ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर समझा दी। तो मैं होप सो अंदाजा यही लगाता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपने करना क्या है, इनके मजीद क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करने हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको ज़हन में बैठती जाएंगी। मेरे बच्चे हम लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर की तरफ जाएंगे। वेक्टर कौन सा है, वो वेक्टर आपके सामने लिखा पड़ा है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, पास्ट पेपर में इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, तो डेफिनेशन और इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। फ्री वेक्टर क्या है मेरे बच्चे, फ्री वेक्टर कहा गया, अ टाइप ऑफ वेक्टर दैट कैन लोकेट, अ टाइप ऑफ वेक्टर, अ टाइप ऑफ वेक्टर दैट कैन लोकेट, एक ऐसा टाइप ऑफ वेक्टर जो लोकेट हो, दैट कैन लोकेट, जिसको हम कहां पर लोकेट कर ले मेरे बच्चे, पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब खुद से वो क्या हो मेरे बच्चे, पैरेलल हो। पैरेलल का क्या मतलब होता है, सेम डायरेक्शन। पैरेलल टू इटसेल्फ एट एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पर फ्री वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हमें जो फ्री वेक्टर बनाना पड़ेगा वो ओरिजिनल वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे ये एक एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर a बना दिया, ठीक है। अब मैं इस वेक्टर a के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बनाऊंगा जिसको फ्री वेक्टर कहा गया। अब वो वेक्टर यहाँ पर मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा मेरे बच्चे, वो पैरेलल ये वेक्टर हो गया। अब ये जो मैंने रेड कलर का वेक्टर बनाया है, ग्रीन कलर के क्या है, पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रेड कलर का वेक्टर है ये क्या कहलवाएगा, ये कहलवाएगा फ्री वेक्टर। सो फ्री वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर दैट कैन लोकेट पैरेलल टू इटसेल्फ एट एनी पॉइंट। सर इसका बेनिफिट कहां पर होता है, इसका बेनिफिट होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। मिसाल के तौर पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे थे, एक वेक्टर ए था मेरे बच्चे, दूसरा वेक्टर बी था। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि दो वेक्टर्स दो पैरेललोग्राम की साइड होंगी तो बकाया दो साइड्स और भी बन सकती हैं। अब इस पी को हम बी को पैरेलल शिफ्ट यहां पर करेंगे, देखें ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया ये बी का फ्री वेक्टर है, ये ए है, तो इसको मैं पैरेलल यहां पर शिफ्ट कर दूंगा वेक्टर ए का, तो मैं कहूंगा कि ये जो ए है ये पैरेलल है इसके, या ये इसके पैरेलल है। तो ये जो ग्रीन कलर के मैंने वेक्टर्स बना दिए ये क्या कहलवाएंगे, ये फ्री वेक्टर कहलवाएंगे। तो फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको आप पैरेलल खुद उसी वेक्टर के किसी भी पॉइंट पर या किसी भी लोकेशन पर बना सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये 3 टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको ध्यान में फिट हो गए होंगे। इनके साथ रिलेटेड एमसीक्यू या क्वेश्चंस चैप्टर के एंड पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहीं पर ही हम फाइनलाइज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। फिर टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर, उसको 2 लेक्चर्स पर करेंगे, यानी कि कल और परसों। फिर वेक्टर का जो चैप्टर है वो फाइनलाइज हो जाएगा और उसके बाद एक और लेक्चर होगा इनके एमसीक्यूज का। तो काइंडली इनको जो है ना वो लुक आफ्टर करते जाएं और इनको जो है ना वो अंडरस्टैंड और समझते जाएं। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइएगा। फिर आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।